हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू मानवा लेके आ चुकी हूँ। तो इस मानवा के स्टार्ट में हमें बर्ड्स दिखाए जा रहे होते हैं, फिर हमें एक लेटर दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा था नाव कैसल की राजकुमारी को। और इसके बाद हमें एक वॉर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ की बहुत ही सारे लोग मरे हुए पड़े थे और वो वहाँ पे वॉर हो चल रही थी। लेटर के अंदर लिखा हुआ था तिवाकन सेना का कमांडर शादी का प्रस्ताव रखता है और हमें वो दिखाया जा रहा होता है जो कि कैसल की ओर आगे बढ़ रहा था। और साथ में वहाँ लिखा हुआ था कि मैंने इसके लिए पूरा फोर्टनाइट तक इंतज़ार किया है। वो लेटर हमारी प्रिंसेस ने अपने हाथों में रखा हुआ था जिसे पकड़ के वो उसे ज़ोर से पकड़ती है। इसके आगे वहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा। और इस लेटर के ख़त्म होने के साथ ही हमें हमारी प्रिंसेस दिखाई जा रही होती है जो कि खिड़की से बाहर की ओर देख रही होती है। वो इस लेटर को पढ़ने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। इसके बाद तो वहाँ प्रिंसेस के पास कुछ लोग आते हैं और जो कि कह रहे होते हैं, वो लोग कह रहे थे कि आप डेफिनेटली उसके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है ना। वे लोग उनको कोई भी वे असभ्य लोग हैं, उनके पास कोई भी शिष्टाचार नहीं। इसके बाद तो वो कहते हैं कि वो लोग ऐसा दुस्साहस कर भी कैसे सकते हैं ऐसे प्रपोज़ल देने का, खासकर तब जब उनको पता है कि आपके पास पहले से ही एक जीवन साथी है। ये सब सुनने के बाद प्रिंसेस पहले से ही बहुत दुखी थी और वो कहती हैं कि अगर मैं इसको रिफ्यूज़ भी कर देती हूँ तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारे पास उन्हें वापस से खदेड़ने की कोई भी ताकत नहीं है। प्रिंसेस ये सब बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और फ्रेंड्स, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी उन दो देशों के बीच में वॉर चल रही है। और फ्रेंड्स, हमें इसके बाद हमें हमारी प्रिंसेस का नाम पता चलता है जिसका नाम है एलन ऑर्कस कैसल ऑफ नावल्क। ये सब सुनने के बाद अपनी प्रिंसेस की बात फिर से वो दोनों कहने लगते हैं कि नहीं, हम अभी भी फाइट कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि राजकुमारी, मैं आपके लिए अपना जीवन देने को भी तैयार हूँ। फिर तो प्रिंसेस उनको जवाब देते हुए कहती है, सर वेरोज। वो कहती है कि उन्होंने प्रस्ताव की आड़ में पूरे आधे कैसल को सैनिकों से घेर कर रखा है। इसके बाद तो वो कहती है फोर्टनाइट, सिर्फ फोर्टनाइट। वो आगे कहती है हमारे आपूर्ति मार्ग को बहुत पहले ही काटा जा चुका है और हमारा खाना भी ख़त्म हो चुका है बहुत पहले ही। वो कहती है कि मेरे लोग थक गए हैं, पहरेदार पहले से ही बहुत ही ज़्यादा अपना साहस खो दिया है और हमें लोग दिखाए जा रहे होते जो कि भूख से मर रहे हैं। इसके बाद वो कहती है कि हमारा एनिमी बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, उसके सामने कोई भी टिकने की कोशिश नहीं कर सकता। तिवाकन की आर्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर तो हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। और वो कहते हैं कि यहाँ तक कि लैक्सस द्वीप समूह का सबसे बड़ा साम्राज्य, उन्हें भी अपने घुटने टेकने पड़े और उनके साथ संधियाँ करनी पड़ी। उनके लिए हमारे जैसा छोटा सा राज्य एक टूटे हुए खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह उनके लिए एक मनोरंजन का ही पात्र है। प्रिंसेस पूरी तरीके से हार चुकी थी। वे कहती हैं कि जवाबी हमला करना बिल्कुल ही बेकार होगा। वो कहती हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इन दीवारों के अंदर रहने वाले सभी लोग भूख से ही मर जाएंगे। फिर तो वो कहती है कि मुझे उनके प्रस्ताव का उत्तर देना ही होगा। ये सुनकर तो विंडसो और बाकी का वो आदमी चौंक जाते और कहते हैं नहीं प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती है कि आपको इस बात का एहसास नहीं है कि वो तिवाकन के लोग कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फिर तो प्रिंसेस ने पहले से ही सोच लिया था कि वो अपने लोगों को ऐसे मरने नहीं देगी और वो इसका कुछ ज़रूर करेगी। वो कहती है कि मुझे ये सब पता है, मैंने उसके बारे में जानने के लिए कई सारी अफवाहें सुनी हैं। वे लोग कहते हैं कि वे ईश्वर द्वारा त्यागे गए हैं, उनके पास बहुत ही सारी डिवाइन पावर भी है। ये सुनने के बाद तो सर विंडसो और बाकी वो इंसान चौंक जाता है और वो लोग प्रिंसेस की ओर ही देख रहे होते हैं। वे कहते हैं कि तो आपको पता था, तो आपको भी इस बारे में पता है।
फिर तो सर विंज़ो पूछते हैं, तो क्या आपको इसका कारण पता है? ये सवाल सुनने के बाद हमारी प्रिंसेस के चेहरे के ऊपर एक अलग सा ही डर था। वो उसके बारे में मन में सोचते हुए कहती है कि वो मॉन्स्टर। वो अपने हाथों को स्क्विज करते हुए कहती है कि वो मुझे एक रात में नहीं मारेगा, क्योंकि अगर उसे ऐसा करना ही होता तो वो मुझे ऐसा प्रपोजल नहीं भेजता। फिर तो सर विंसर कहते हैं, राजकुमारी, उनके इरादों पर ध्यान मत दीजिए, या फिर आप सर एलन फेल्टर को भूल चुके हैं और वो इस समय यहाँ पर क्यों नहीं है। इसके बाद तो वो कहते हैं कि आपका सच्चा प्यार जो आपको एक साथ ला सकता है। ये सुनने के बाद तो प्रिंसेस के मुंह लटक जाता है और उसके बाद उसे उस इंसान की याद आती है। सर विंज़ो कह रहे थे कि जो आपको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करता है। फिर तो प्रिंसेस कहती है कि वो आदमी, उसने प्रॉमिस किया था कि वो सैन्य बल लेकर 10 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, लेकिन वो तारीख बहुत पहले ही जा चुकी है। और इस बीच कैलन फेल्टर परिवार पूरी तरीके से चुप है और ये सब देख रहा है। फिर तो सर वेंजो कहते हैं कि एलन फेंटल परिवार अभी भी नाउल का सबसे पावरफुल फैमिली है, हम उनसे ऐसी कोई कनेक्शन नहीं तोड़ सकते बिना किसी एविडेंस। फिर तो एलन कहती है कि चर्चा करने से कुछ नहीं बदलेगा, वो लोग हमें पहले ही छोड़कर जा चुके हैं और अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। फिर तो सर वेंजो ज़ोर से प्रिंसेस चिल्लाते हैं और प्रिंसेस कह रही होती है कि अगर मैं अकेले इन सब की प्राइस चुका दूँ तो। इसके बाद तो वो कहती है कि मेरे अंदर ऑर्कस फैमिली का ब्लड लाइन है और मैं अपनी ड्यूटी के लिए मजबूर हूँ, मुझे अपने नाउल की रक्षा करनी होगी। अगर मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार करके नाउल को बचा सकती हूँ तो मैं अपना जवाब तेवाकन के नेताओं को ज़रूर भेजूंगी और उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। और फिर तो कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाउ कैसल के बाहर सैनिक अभी भी वहाँ तैनात थे और हमारी प्रिंसेस यहाँ तेवाकन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और सर वेंजो को तो अभी भी गुस्सा आ रहा था। सर वेंजो कह रहे थे कि कोई कैसे मीटिंग प्रपोजल के टाइम में इतना ज़्यादा लेट आ सकता है। वो कह रहे थे कि उन लोगों के लिए शिष्टाचार भी सभ्यता की तरह ही विदेशी है। फिर तो हमारी एलन कहती है कि हम इसे ब्राइट साइड से देखें तो वो मुझे तैयार होने के लिए कम से कम ज़्यादा समय तो दे रहा है। फिर तो हमें हमारे मेन लीड के बारे में और ज़्यादा बताया जाने लगता है, लॉर्ड तेवाकन, जो तेवाकन आर्मी को लीड करता है। कहते हैं कि उसका जन्म गॉड ऑफ वॉर और एक मार्शल वुमेन के साथ हुआ था। कहते हैं कि गॉड ऑफ डेथ ने भी उसको कर्ज किया था और यहाँ तक कि पृथ्वी ने भी उसकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी निंदा इसलिए भी की जाती है क्योंकि उसकी बॉडी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता और उसने क्रूरता में अपना नाम इतना ज़्यादा बना लिया है कि। फिर तो ये सब सोचने के बाद एलन अपने मन में कहती है कि नहीं, मैं खुद को डरने नहीं दे सकती। मैं सोचने लगती, वो कहती है कि ये प्रपोज़ल किसी प्रपोज़ल से कहीं ज़्यादा है, ये एक बातचीत है। और तभी वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती और इसके साथ ही सर वेंजो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई आया है। फिर तो सर वेंजो कहते हैं कि प्रिंसेस, मैंने तलवार के टकराने की आवाज़ें सुनी। फिर तो प्रिंसेस कहती है कि क्षमा करना। फिर तो सर वेंजो कहते हैं कि तलवारों की टकराने की आवाज़ और लोगों के चिल्लाने की आवाज़, ये ज़रूर वही होगा। फिर तो सर वेंजो कहते हैं कि प्रिंसेस, ज़रूर एलन फेंडल वापस आ चुके हैं। फिर तो एलन कहती है कि क्या, और सर वेंजो कहते हैं कि लगता है कि वो वापस आकर के तेवाकन की सेना से लड़ रहा है। ये सब सुनने के बाद तो एलन बहुत ही ज़्यादा चौंक गई थी। फिर प्रिंसेस कहती है कि वो वापस आ गया है, यानी कि अब मुझे उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। फिर तो सर वेंजो कहने लगते हैं, लेकिन पहले हमें आपको एक सेफ जगह पे पहुंचाना ज़रूरी है, हम बाद में एकत्रित होंगे और इस बारे में विचार। अभी तेवाकन सेना बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होगी।
वे हमारी अनुपस्थिति पर भी अभी सवाल नहीं उठाएंगे। ये कहने के बाद वो भागने लगती है और सर वेंज़ो कह रहे होते हैं जल्दी करिए प्रिंसेस। लेकिन तभी उस टेंट में कोई घुसता है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस आने लगती है। ये कोई आदमी था। एलन और वो दोनों ही एक दूसरे के सामने थे, लेकिन एलन को उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था बहुत ही ज़्यादा रोशनी के कारण। और वो इंसान उसे बिना देखे एलन कहती है ये कौन है। और वो इंसान कह रहा था कि मुझे माफ़ कर देना जो मैं इतना ज़्यादा लेट हूँ प्रिंसेस ऑफ नाउल्क। और वो इंसान था लॉर्ड तेवाकन। और उसको देखने के बाद तो अपनी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है ये इंसान, ये बास्टर्ड गॉड ऑफ वॉर। और उसको देखने के बाद अपनी हीरोइन की आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती है। और इसको देखने के बाद एलन मन के अंदर सोच रही होती है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसके आगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था और उसके अंदर से खून की बदबू आ रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर हमें उसकी तिरछी आंखें दिखाई जाती है। और फ्रेंड्स, ये रहा अपना मेन लीड, देख लो इसे। और इसे देखने के बाद अपनी हीरोइन का एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छा नहीं था। इसके बाद तो हमारा मेन लीड कहता है मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे, कृपया बैठ जाए राजकुमारी। और अपनी हीरोइन उसे देख के इसके बाद तो हमारी एलन कहती है कि सिर्फ इसलिए कि ये बर्बन के लोग देखने में ऐसे लगते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग खतरनाक नहीं, ये लोग बहुत डेंजरस हैं। एलन कहती है कि मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा हॉनर महसूस कर रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मेरा इंतज़ार किस लिए किया? फिर तो तेवाकन कहता है कि क्योंकि वहाँ पर हमला हो रहा था, कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया था ये। फिर तो हमारी एलन पूछती है कि एक हमला, मुझे श्योर है कि आपके पास प्रपोजल से भी ज़्यादा कुछ बड़े मैटर्स हैं। फिर तो वो शादी को टालने के लिए कहती है कि चलो हम अपनी चर्चा को बाद के लिए पुनः निर्धारित कर लेंगे। फिर तो तेवाकन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसका ध्यान पहले से ही रख लिया है। फिर तो तेवाकन कहता है कि इसे आगे लाओ और पीछे से एक व्यक्ति कह रहा होता है कि यस माय लॉर्ड। और इसके बाद वहाँ पर वो एक खून से सनी हुई तलवार को लाता है। फिर उसे देख के तो अपनी एलन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि वो यहाँ पे किसी का सरवर तो नहीं काटने आया है। और हमें वो तलवार दिखाई जा रही होती है जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी। इसके बाद तो हमें पता चलता है एलन से कि वो सर कैलन फेल्डर की स्वॉर्ड है, यानी कि उसने उसके लवर को मार दिया है बहुत पहले से ही। और वो तलवार वो उसके सामने रख देता है। और इसे देखने के बाद तो अपने हीरोइन का चेहरा ही पूरा उतर जाता है, जो लास्ट होप थी वो भी अब जा चुकी है। फिर तो एलन मन में सोच रही होती तो क्या वो सचमुच में रीइंफोर्समेंट लेकर आया था और हमें वहाँ पे उसके लोग दिखाए जा रहे होते जो कि अभी मर चुके हैं। फिर तो तेवाकन रूडली होके कहता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो जो हमला घात लगाकर किया गया था उससे पहले ही डील हो चुकी है। तो फिर तो तेवाकन पूछने लगता है तो आपका मेरे प्रपोज़ल के ऊपर क्या जवाब है? और यहाँ पे अपनी एलन सोच रही होती है कि डरो मत पैनिक मत करो। इसके बाद तो वो अपने हाथों को रगड़ते हुए कहती है कि सबसे पहले मुझे इस परेशानी से पहले बाहर निकलना होगा। फिर तो एलन तेवाकन से कहना शुरू करती है कि इससे पहले कि आप मुझे अपने शिष्टाचार दिखाएं लॉर्ड तेवाकन, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। फिर तो तेवाकन कहता है कि मैनर्स। और अपनी एलन कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया। फिर तो एलन भी कह देती है कि नॉक में कोई शादी की बात करते समय ब्लेड नहीं दिखाता। फिर तो ये सब सुनने के बाद तेवाकन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें पूरी ब्लू हो जाती है। और उसके बाद वो ब्लेड को पकड़ता है और कहता है तो ठीक है, और वो उसे फेंक देता है। और तेवाकन शॉर्ट फेंकने के बाद कहता है कि मेरा आपका निरादर करने का कोई भी इरादा नहीं था, फ्रेंड से पहले ही निरादर कर चुका है, देख सकते हो शॉर्ट कौन फेंकता है। और फिर तो वो कहता है कि मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था जिसने वो शॉट चलाई थी, और शायद इसी कारण आपने मेरे प्रपोज़ल को स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद तो हमें वो शॉट चलाने वाला दिखाता है जो कि हमारी हीरोइन का लवर है।
और वो इसके बाद और ज़्यादा रूड तरीके से कहता है कि लेकिन अब वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, और वो उसे अपनी बहुत कोल्ड नज़रों से अपनी हीरोइन को ही देख रहा था। और इसके बाद वो ज़बरदस्ती पूछने लगता है, तो आपका मेरे प्रपोज़ल के ऊपर क्या ख़्याल है। और इसके बाद अपनी हीरोइन का शक्ल आप देख ही सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है और मन में कहते हैं कि उसे ये सब पता था पहले से ही। उन्होंने जिनके ऊपर घात लगाने की कोशिश की थी, वो जिसने वो शॉट चलाई थी, और मैं अपनी इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, इन सब के बारे में उसे पहले से ही पता था। फिर तो वो कहती है कि हो सकता है कि मैंने उसे गुस्सा दिला दिया हो, वो मेरे से बस आराम से शादी नहीं करना चाहता, वो मेरे से सब कुछ छीन लेना चाहता है। वो ऐसा है जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार को खाने से पहले आनंद ले रहा हो। फिर तो वो कहती है कि वो नाव में ही सब कुछ खा जाने की इरादे है, मैं ऐसे व्यक्ति से मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना होगा। लुइस कहती है ऐसा तरीका जिससे कि कोई रक्तपात भी ना हो और कोई लड़ाई ना हो, मुझे यहाँ से भागना है। फिर तो वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है। फिर तो हमें वो तलवार दिखाई जाती है और हमारी हीरोइन कह रही होती है कि लॉर्ड तेवाकन, वो तलवार का ओनर, वो मेरा लवर था और ऑर्कस फैमिली का कमांडर भी। इसके बाद तो तेवाकन बोलता है मुझे पता है। फिर तो अपनी हीरोइन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है डियर गॉड प्लीज़ उसे इस झूठ में फंसने देना। और उसके बाद अपनी हीरोइन कहती है, फिर तो एलन कहती है कि मैं पहले से ही अपने प्रेमी के साथ अपना बिस्तर साझा कर चुकी हूँ। और ये सुनने के बाद तेवाकन का मुंह आप देख ही सकते हो, देखने लायक है। और उसके बाद वो कहती है कि और मेरे पेट में उसका बच्चा है। और फिर एलन कहती है तो क्या तुम फिर भी मुझे अभी भी प्रपोज करना चाहते हो। इसके बाद तो सर वेंजो, ये सब सुनने के बाद वो भी चौंक गए थे कि ये कब हुआ। और लॉर्ड तेवाकन आप देख सकते हो उसका मुंह। इसके बाद एलन कहती है कि ये बात स्पष्ट है कि आप इस प्रपोज़ल के माध्यम से नॉक पर शासन करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा चाहे हमारे यूनियन का कोई भी परिणाम हो, लेकिन जो नॉक का शासन होगा वो मेरा ही बच्चा होगा। एलन ने ये बात कह दी थी कि वो उसका बच्चा ही जाके आगे किंग बन सकता है। और आगे एलन कहती है कि लेकिन इस बच्चे में आपका कोई खून नहीं है लॉर्ड तेवाकन। और ये सुनने के बाद भी अभी भी तेवाकन अभी भी बहुत ज़्यादा शांत था। और वो फिर कहता है कि तुमने कहा एक बच्चा, हाँ इसकी कॉस्ट तो मेरी अपेक्षा से बहुत ही ज़्यादा है। और ये बोलने के बाद वहाँ सन्नाटा हो जाता है। फिर तेवाकन जो कहता है वो कहता है कि अगर मैं इस बच्चे को राज करने दूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और ये सुनने के बाद एलन बहुत ज़्यादा चौंक गई थी, क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर एलन कहते कि माफ़ करना, लेकिन सर वेंजो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो अपनी तलवार निकालने लगते हैं। तो तुम इसे रख सकते हो, लेकिन तुम इसे जान लो कि मैं तुम्हें पाके रहूँगा राजकुमारी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। इसका नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब इस पर 20 कमेंट आएंगे। और फ्रेंड्स लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और फ्रेंड्स अपना सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक करो। और स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।